कुलदीप जी कह रहे हैं 27 वोट आप लोगों के इंडिया गठबंधन को पड़े। देखिए, मुझे लगता है कि आपके लाइव शो के ऊपर अपनी पार्टी की असली फितरत को उजागर जिस तरीके से कुलदीप जी ने किया, उसका कोई सानी नहीं है। यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी की यही फितरत थी, निराधार आरोप लगाकर वातावरण बना दो। ये वही था ना, मेरे पास सबके स्विस बैंक के खाते हैं, फलाना ढिमाका, शरद पवार जी ऐसा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, सोनिया गांधी को जेल में डालो और सारी संसद चोर है मेरे पास है। ये दर्शाता है। फिर देखिए वही बीच में बिल बिलाने लगे। मैं आपको मौका दूंगी। अरे आपके बीच में कोई नहीं बोला, काहे बड़बड़ा रहे हैं? आपके बीच में कोई नहीं बोला। आपको मौका दूंगी। मैं कह रही हूँ हम लोग आराम से बात करें। चैलेंज वैलेंज की बात मत करिए। 30 सेकंड आपको रिबटल। चैलेंज वैलेंज की बात मत करिए। चैलेंज दे दे के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद केजरीवाल 3 बार माफी मांग चुके भाई। जेटली जी से माफी मांगी, गडकरी जी से माफी मांगी, कपिल सिब्बल से माफी मांगी, मनीष तिवारी से माफी मांगी। झूठ बोल के माफी मांगने वाले आज मोदी जी ने किसानों से माफी मांगी, पैर पर और मैं आपको बात बताऊं रूपिका जी, ये जो गणित बंदी में माफी मांगी, कितनी जगह प्रधानमंत्री। अरे यार क्या तरीका है भाई ये बदतमीजी करने का। अब ये लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहां से कहां जाने लगे। आप बोल रहे थे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, आपने अपने टर्न पे बोलिए, अनशन मत बोलिए। मैं फिर कह रही हूँ, कोई तरीका नहीं। आप बोल रहे थे, हर व्यक्ति चुप था। आराम से मैं कह रही हूँ 30 सेकंड में आपको रिबटल का मौका दूंगी। कुलदीप जी पहले सुधांशु जी अपनी बात कह दें। हाँ सुनिए। तो मुझे लगता है आपके लाखों दर्शकों ने देख लिया कि जिसे कहावत होती, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, सत्ता चली गई पर फितरत नहीं गई। अंट शंट बोल के अर्जी फर्जी बातें करके उल्टे सीधे आंकड़े देकर जो आम आदमी पार्टी ने बताया था अपना, तो इसके लिए मुझे रूबिका जी पुराना वाला गीत याद आता है आम आदमी पार्टी की फितरत पे कि तूने मुझे देखा है तो जाना नहीं, जाना पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी भागे मेरे पीछे पीछे, जो सोचे जो चाहें वो करके दिखा दें, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बनाते हैं। इसीलिए वो आपके लाख समझाने पे वो गणित समझाइए नहीं पा रहे हैं, मगर कह रहे हैं मुझे पता है कि 27 इधर चले गए, 15 उधर चले गए। धन्य है भाई, आपको कोई नहीं समझ सकता। आप 2 और 2 5 बना सकते हैं। आपकी ये गणित सब लोग बहुत जमाने से देखते आ रहे हैं। अब जैसा वादा था 30 सेकंड कुलदीप जी प्रधानमंत्री कर सकते हैं 30 सेकंड। बारिश में देखिए, बारिश में रडार काम नहीं करता है। कौन कहता है? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। ऐसा मैं तो नहीं कह सकता। नाले से गैस प्रधानमंत्री बना सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता। संत कबीर और गुरु नानक जी एक साथ बैठ के बात करते थे, ये मैं तो नहीं कह सकता। ये पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कह सकते हैं, ये सुधांशु जी कह सकते हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं। सुधांशु जी के पास बहुत डिग्री है, प्रधानमंत्री जी के पास बहुत डिग्री है। अरे सुधांशु जी, ये जो आप खबरें प्रिंटेड कराते हो ना, इनको कराना बंद कर दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, ये सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। आपको भी नहीं पता वोट किसने कहां दिया होगा। आपके वोट का भी नहीं भरोसा, आप किसको देके आ गए। पता लगा आप विपक्षी वाले को वोट देके आ गए हो। चैलेंज करता हूं, दिखा दो सबूत देके आप। मैं चैलेंज कर रहा हूं, देके आए हो। तो ऐसी खबरें, ये इलॉजिकल हो गया, इलॉजिकल हो गया। आप कह रहे हैं सीक्रेट बैलेट से हो रहा है, पता नहीं चलेगा। अरे आंकड़े तो सब बता देते हैं। विवेक जी प्लीज आई वांट यू टू नाउ टॉक। विवेक जी, विवेक श्रीवास्तव बताइए, आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते ना विवेक जी, प्लीज टेल अस द ट्रूथ। आपकी बात मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन कुलदीप जो कह रहे हैं वो एक अलग लॉजिक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सीक्रेट बैलेट होता है, किसने किसके लिए वोट किया नोबडी नोस। हो सकता है बीजेपी के या एनडीए के कुछ लोगों ने हमारे कैंडिडेट के लिए किया हो, कुछ हमारों ने एनडीए के कैंडिडेट के लिए किया हो। इसलिए ये कहना कि ये जो सो कॉल्ड 12 लोगों का डिफेक्शन है ये इंडिया अलायंस की तरफ से है, ये कोई गारंटी से नहीं कह सकता। दिस इज द लॉजिक ऑफ कुलदीप। उसमें वो कुछ फैक्ट्स और फिगर्स कह रहे हैं, तो ये एक अपनी जगह है। लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि हमें अपने ग्रुप्स को इंटैक्ट जरूर रखना चाहिए। तो आज एक एक्यूजेशन है, उसको कुलदीप काउंटर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ गलत भी कुलदीप नहीं कह रहे हैं। ऑल दैट ही इज सेइंग इज दैट विदाउट एनी प्रूफ, जब सीक्रेट बैलेट है तो कोई नहीं कह सकता कि किसके किस कैंडिडेट। हो सकता है सुधांशु जी ने कल हमारे कैंडिडेट के लिए वोट कर दिया हो, थोड़ा सा दुखी लग रहे हैं आजकल, तो कोई गारंटी थोड़ी ना है। आई एम सेइंग इट इन अ लाइटर वेन। तो दैट्स हाउ इट गोस। दूसरी बात, इन्होंने एक अल्ट्रा लेफ्ट की बात कही साहब, इन्होंने एक अर्बन नक्सल की बात कही। सर आप फाइनेंशियल इक्वालिटी के खिलाफ क्यों हैं सुधांशु जी? आप मुझे बताइए ना। यहाँ पे कोई वायलेंस को नहीं मानता, लेकिन लैंड सीलिंग एक्ट्स हैं। एक आदमी कितनी प्रॉपर्टी, कितने फ्लैट्स एक शहर में ओन करता है, उसके सरकारी कानून है। इनकम टैक्स स्लैब इस तरीके से बनाए जाते हैं दैट द रिच आर टैक्स अ लिटिल मोर, जिससे कुछ इक्वालिटी रहे। एक वेलफेयर स्टेट है भारत। तो आपको इस फाइनेंशियल इक्वालिटी में दिक्कत क्या है? आप बार बार जब हम इसकी बात करते हैं तो अल्ट्रा लेफ्ट, वायलेंस, नक्सलाइट, अर्बन नक्सल, आप इन शब्दों का प्रयोग करते क्यों हैं? एक कॉमन सेंस की बात है। वेलफेयर ऑफ द पीपल शुड बी टेकन केयर ऑफ। सारे शब्दों का प्रयोग करने की छूट तो आपको होनी चाहिए।
वो तो आज मैं थोड़ी सी परेशान हो रही हूँ कि विवेक श्रीवास्तव ने अब तक अपने मुख से हिंदू, जैनऊ, भगवा, आरएसएस, मुसलमान ये सब निकाला क्यों नहीं है। मैं आपका सदमा समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने ज्यादातर आपको सदमे में ही इन शब्दों का प्रयोग करते हुए देखा है। आज पता नहीं आप इन शब्दों का कैसे चूक गए प्रयोग करने में। आपको दुख हो रहा है कि सुधांशु त्रिवेदी अर्बन नक्सल क्यों जिक्र कर जाते हैं। सारी छूट तो भैया आप ही को होनी चाहिए। सुधांशु जी प्लीज संक्षेप में, उसके बाद अनंत विजय जी और पंकज जी। संक्षेप में सिर्फ दो बातें। देखिए, कोई बात कही जाती है तो एक होती है कि सरकमस्टांशियल, जैसे बात बदली घिरी हुई है तो पानी बरसेगा, एक है धूप चमक रात। भाई इंडिया गठबंधन के अलग अलग हुए ना लोग। जैसे आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं केरल में, तो हो सकता है केरल के सांसदों का वो जाग गया हो। आम आदमी पार्टी लड़के अलग हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक दूसरे का विरोध है, कांग्रेस के पार्टी के नेताओं के बारे में बोला तो लॉजिक लगता है। हमारी पार्टी में तो कुछ नहीं हुआ। आप लोग तो रैशनलिस्ट के झंडा बरदार हैं। और दूसरी बात, आपने कहा अर्बन नक्सल्स और रिच से पुअर को देना चाहिए, तो ये लेफ्ट वाले क्यों भूल जाते हैं? सिर्फ भारत ही दुनिया में एकमात्र देश और धर्म संस्कृति ऐसी है जहां पर गरीब को खाना खिलाना सबसे बड़ी बात मानी जाती थी। इसीलिए मंदिरों में भंडारे और गुरुद्वारों में लंगर 24 घंटे चलते हैं। दुनिया के दूसरे देशों संस्कृतियों में मुफ्त का खाना नहीं मिलता, मुफ्त का दान नहीं दिया जाता। और दान करना जो है वो ये इसीलिए मुफ्त का नहीं। अरे इसीलिए काहे परेशान है भैया? समाजवाद हमारे यहाँ होता है। और आप तो चीन को बहुत मानते हैं ना, तो चीनी यात्री वेन सॉन्ग ने अपनी पुस्तक सीयू की में लिखा है हर्षवर्धन के राजा कन्नौज ने कैसे सब कुछ दान कर दिया, अपने आभूषण, वस्त्र और एक सफेद धोती पहन के चल गया। चैलेंज करके पूछता हूं, यूरोप का कोई राजा बताओ, चैलेंज करके पूछता हूं कोई बादशाह बताओ जिसके लिए विदेशी ने लिखा हो कि चलेगा। इसलिए आप वो लेफ्टिस्ट माइंडसेट फिर भी पे डिस्टर्ब करने लगे। काहे परेशान है मेरे भाई? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमारे यहां होता था, हमारी धर्म संस्कृति में होता था, जहां कहा गया साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। समाज का सबसे सम्मानित वर्ग भिक्षा मांग के भोजन यापन करता था। भाई साहब पता नहीं है क्या बताएं, मार्क्स और मैकाले दिमाग में से भरे हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा वायरस है। जवाब मिल गया होगा। ये जो आप कहते हैं कि नहीं यहाँ पे सामंतवाद होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? विवेक जी प्लीज, विवेक जी प्लीज रुकिए ना। अनंत विजय जी, इतनी आप यहाँ स्टूडियो आते तो आप नहीं कहते रूबिका जी मुझे थोड़ा और टाइम दे दीजिए, मैं आपको देती ना। सामंतवाद होना चाहिए ना। अभी आप ही सब ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। पंकज जी और अनंत विजय जी और अरविंद वाजपेयी जी, इन तीनों को मैं वक्त देना चाहती हूँ सर, 30 सेकंड्स। आनंद जी। मैं तो सुन रहा हूँ ये अर्बन नक्सल वाली डिबेट में, मतलब अब 2 दिन से मैं देख रहा हूँ रूबिका जी, नेपाल में कम्युनिस्टों की सरकार थी, ये कोई इकोसिस्टम का कोई नहीं बोल रहा। नेपाल में क्रांति हो गई, ये कोई नहीं बोल रहा कि जो भ्रष्टतम सरकार नेपाल की थी वो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, लेनिनवादी, माओवादी। तो भ्रष्टाचार तो इनके रग रग में है। सुधांशु जी ने तो बहुत हल्के शब्दों का प्रयोग किया अर्बन नक्सल और ये सब बोल के। मैंने तो अभी पूरी दुनिया देख रही है कि कितना भ्रष्टाचार कम्युनिस्टों ने नेपाल में किया और उसकी परिणति क्या हो रही है, और भारत पर भी उसका असर पड़ेगा। तो कम्युनिस्ट और अर्बन नक्सल को तो भूल जाइए। वो लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और देश को एक नहीं रहे इसकी जुगत में लगे रहते हैं। चाहे वो आप देख लो ना, ज्योति बसु के कार्यकाल से लेके और ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने तक विवेक जी कितनी हत्याएं हुई, कितने नरकंकाल मिले पश्चिम बंगाल में। और ज्योति बसु ने 88 में कहा कि ये पढ़ाई जैसे ही आप विचारधारा वाली उसमें चले जाते हैं तो एक के बाद एक पन्ने खुलने लग जाते हैं, और उसके लिए एक लंबा आपको डिबेट का सेशन चाहिए होता है। सर आप लोग नहीं, आज हुआ ये विवेक जी, आप बहुत आसानी से पतली गली से बच के निकल गए। मैं ये कह रही थी कि जब आपने कहा कि हम मजबूत है, हम इंटैक्ट है, इंडिया गठबंधन को कोई नहीं तोड़ सकता है, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, ये सारे नारे आप ही लोगों की तरफ से। मैं कह रही हूं आप लोग जब अपने ही सांसदों को नहीं रोक पाएंगे और पकड़ के रख पाएंगे तो वोट कहां से लेकर आएंगे? फिर कहेंगे वोट चोरी हो गया।